हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं मैथ की महाभारत, जो हमारी सीरीज थी उसका पार्ट नंबर 3। ठीक है, कुछ दिन से क्लास नहीं हो पाई थी, रेगुलरिटी कंटिन्यू नहीं रह पाई थी, लेकिन आज से ये क्लासेज आपको रेगुलर मिलेंगी। एक दिन आपको मैथ की क्लास मिलेगी जिसमें 25 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे और एक दिन रीजनिंग के 25 क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप इस क्लास को पूरा और ध्यान से देखिए और अंत में हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपने यहाँ पे 25 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं, और यही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि आपको कितना मैथ आता है दोस्तों। ठीक है, तो बिना देर किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है दोस्तों। इसमें क्या है कि कैलकुलेशन यानी सिंप्लीफिकेशन का एक सवाल है जिसमें आपको इक्वेशन दी गई है। ठीक है, सवाल आपको दिख रहा है तो सवाल मैं दोबारा नहीं लिखूंगा, लेकिन हम इस सवाल को दो प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। पहला तो तरीका है कि जिन संख्याओं के बेस बराबर हैं, डिनोमिनेटर्स इक्वल हैं, उनको एक तरफ लेके आप सोल्व कर सकते हैं। और दूसरा तरीका यह है कि ऊपर वाली भिन्न को सोल्व कर लीजिए, फिर नीचे वाली को सोल्व कर दीजिए और फिर अंत में सोल्व कर दीजिए। दोनों में टाइम यहां पे बराबर लगने वाला है। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, पहले ऊपर वाली सोल्व करूंगा। माइनस का 1/2, माइनस का 2/3, प्लस का 4/5, माइनस 1/3, प्लस 1/5 और प्लस का 3/4। अब पहला तरीका मैंने क्या बताया, जैसे 3 नीचे है, 3 नीचे, इनको एक तरफ लेके आएंगे तो माइनस का 2/3, माइनस का 1/3, माइनस का 3/3 हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। 4/5, 1/5 तो 5/5 ये 1 हो जाएगा। 1/2 माइनस का है, 3/4, इनको सोल्व करेंगे तो आप उस प्रकार से निकाल सकते हैं। उससे नहीं आ रहा है तो आप डिटेल से कर लीजिए। 2, 3, 4 और 5 का एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, 60 आएगा। अब यहां पे 2 का भाग देंगे, 60 में 30 आएगा, 30 माइनस 1 30, माइनस का 30, 20 दूनी 40। ठीक है, इस प्रकार से करेंगे। 5 से करेंगे 12, 12 चौक 48, 3 से करेंगे 20 माइनस का, प्लस का 12, यहां पे कितना आएगा दोस्तों 15, 15 3 45, यही मिलेगा। अब आगे देखिए, आप इनको सोल्व करेंगे भी। 40 30 70 और 20 90, 90 तो है जी माइनस के। अच्छा जी, प्लस का कितना है, प्लस का है यहां पे 5 से करेंगे तो 12 चौक 48, यहां पे गलत हो गया ना, 5 से करेंगे 12 पंजे 60, 12 चौक 48 आएगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे करेंगे 12 और यहाँ पे करेंगे 15 3 45, 48 और 12 कितने होंगे दोस्तों 60, 60 और 45 105 हो जाएगा, 105/60। तो 105 में से 90 घटाएंगे, कितना बचेगा दोस्तों 15/60 है, तो ये कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। यानी ऊपर वाली जो भिन्न है हमें वहां से 1/4 मिलेगा। इसी प्रकार नीचे वाली को सोल्व करेंगे तो 1/2 प्लस में 2/3, माइनस का 4/3, प्लस का 1/3, माइनस 1/5, माइनस 4/5। सेम करेंगे, 2 3 6, 6 पंजे 30, यहां पे एलसीएम कितना आएगा दोस्तों 30 आएगा। ठीक है, अब 2 से भाग देंगे कितना आएगा दोस्तों 15 आएगा। 3 से भाग देंगे कितना आएगा दोस्तों 20 आएगा। 3 दाई 10 और 10 2 20, माइनस का 10 गुणा में 4 40, प्लस का कितना आएगा दोस्तों 10 आएगा, माइनस का 6, माइनस का 24, यही मिलेगा भाई। 5 6 का 30, 6 चौक 24 और 5 6 का 30, 6 किसका होगा माइनस का होगा। अब आप देखिए वहीं पे प्लस माइनस कर लेंगे तो 20 10 30 5 35, 35 और 10 45, यहां पे 45 है जी प्लस का, माइनस का कितना है जी 24 है, 30 और 40 70, तो माइनस का 70 बटे कितना है दोस्तों 30 है। कैलकुलेट करेंगे तो 45 और 5 50 और 20 70, यानी 45 में जब आप 25 ऐड करेंगे तब आपको 70 मिलेगा, बटे कितना है 30 है। और ये संख्या किसकी होगी 1/4 के बटे में होगी। तो 1/4 के जब बटे में होगी तो ये रिवर्स हो जाएगी, 30/25 हो जाएगी। कैलकुलेट करेंगे 2 दूनी 4, 2 से कटेगा जी 15, 5 3 15, 5 5 25। तो सवाल का आंसर आएगा माइनस का 3/10 दोस्तों, माइनस का 3/10, जो कि सवाल नंबर दिया हुआ ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस सवाल को करेंगे। मैंने टाइम इसलिए लिया है ताकि हर बच्चा इस सवाल को एग्जाम में जब ये सवाल आए तो कर पाए। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे। ठीक है, आप इन बेस को देखिए,
इन बेस को देखेंगे भाई 4/5 1/5 तो 4 और 1 कितना हो जाएगा 5/5, तो यहां से हमें मिलेगा जी 1। अब 3 वाले देखिए 3 3 है तो माइनस का 2/3 माइनस का 1/3 तो माइनस का 3/3 हो जाएगा, 3/3 का मतलब 1 माइनस का 1 हो जाएगा, ये तो कट ही गया। ठीक है दोस्तों, यानी ये इक्वेशन तो हमारी खत्म ही हो गई। अब बचा जी 1/2 और प्लस का 3/4, तो 1/2 और 3/4 का एलसीएम कितना आएगा जी 4 आएगा, 2 दूनी 4 तो माइनस का 2 और प्लस का 3 कितना मिलेगा जी 1/4। हमें ऊपर वाली इक्वेशन से क्या मिलेगा जी 1/4 मिलेगा, मिला कि नहीं मिला, और हमने डिटेल से क्या तब भी कितना मिला 1/4 मिला। तो ऊपर आपको 1/4 मिलेगा, नीचे जब आप सोल्व करेंगे फाइनल जो आप इस प्रकार से 5 देखो 3 वाला बराबर है, यहां पे इन तीनों को सोल्व कीजिए तो 3 बेस बराबर है तो 2 और 1 3 माइनस का 1/3 मिलेगा, इसी प्रकार यहां पे माइनस का 1 मिलेगा 1/2, इनको जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा जी 5/6 माइनस का 5/6। और जब आप 1/4 के बटे में माइनस का 5/6 सोल्व करेंगे तो फाइनली आंसर आपको 3/10 ही मिलेगा। ठीक है, दोनों प्रकार से आप इन सवालों को कर सकते हो, लेकिन मैंने टाइम लिया है, मैंने समझाया है ताकि जब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो किसी बच्चे का ये ना हो कि सर मैं करके नहीं आया। ठीक है, सवाल आना चाहिए। ट्रिक्स है वो काम करती है कंसेप्ट पे, जब तक कंसेप्ट क्लियर है तो सवाल आप आराम से कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जरा देखिए क्या कह रहा है। वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए दोस्तों, ताकि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ सके। सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है दोस्तों, सवाल है कि जी 3 आदमी हैं ए बी सी किसी वर्त की 1 किलोमीटर की परिधि पर क्रमशः 10 20 और 40 मीटर प्रति मिनट के दर से चलते हैं। यदि वे एक साथ शुरू करते हो एक ही दिशा में चलते हैं तो दोबारा उसी स्थान पर वो कब मिलेंगे या कब होंगे। भाई एक वर्त है, जैसे हम तैयारी करने जाते हैं ना रनिंग की, तो इस सर्कुलर पाथ में ही दौड़ते हैं ज्यादातर। तो यहां पे 3 व्यक्ति हैं, ठीक है भाई, ए बी सी, ए बी और सी। ए की स्पीड है 10 मीटर प्रति मिनट, बी की है जी 20 और सी की है जी 40। लेकिन जो वर्त है इसकी जो परिधि है वो 1 किलोमीटर है। कितनी है जी 1 किलोमीटर, तो इसका मतलब क्या होगा 1000 मीटर है। अब सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि ए एक चक्कर कितने मिनट में पूरा करेगा, बी एक चक्कर कितने मिनट में पूरा करेगा, यानी पहले चक्कर का हमें टाइमिंग यहां पे निकालना पड़ेगा। तो जी एक की बात करें तो 1000 मीटर उसको जाना है, स्पीड है जी 10 की। बी की भी भाई यहां पे ए लिख रहा हूं, यहां पे बी लिख रहा हूं और यहां पे सी लिख रहा हूं। बी को भी चलना पड़ेगा 1000 मीटर, इसकी स्पीड है जी 20, और सी को भी जाना है 1000 मीटर, इसकी स्पीड है जी 40। तो यहां से हम कह सकते हैं कि ए इसको कंप्लीट करेगा जी 100 मिनट में, बी करेगा जी यहां पे 50 मिनट में, ठीक है, और सी करेगा इसको 25 मिनट में। यानी पहला चक्कर जो है तीनों व्यक्ति क्रमशः 100 मिनट 50 मिनट और 25 मिनट में पूरा कर देंगे इस सर्कुलर पाथ का, जो कि 1000 मीटर का है या 1 किलोमीटर का है। हमसे सवाल यह पूछा है कि जो शुरुआत में इन्होंने शुरू किया था तो एक साथ किया था, शुरुआत जब इन्होंने की थी, रनिंग जब शुरू की थी तो एक साथ इन्होंने रेडी गो किया था। लेकिन पहला चक्कर ए ने 100 मिनट में, बी ने 50 मिनट में और सी ने 25 मिनट पूरा किया। सवाल यह है कि तीनों एक साथ शुरुआती पॉइंट पर कब मिलेंगे। तो दोस्तों आपको करना क्या, ऐसे सवाल में बस सिंपल सा काम कीजिए, इन संख्याओं का एलसीएम निकाल दीजिए। तो भाई 100 50 और 25 का एलसीएम कितना आएगा 100 आएगा, यानी 100 मिनट के बाद, 100 मिनट के बाद ये दोबारा एक साथ यहां पे मिल जाएंगे, जो कि दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल भी बहुत ही बेहतरीन है, आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है दोस्तों। क्या कह रहा है दोस्तों कि 3 व्यक्ति हैं भाई, और इनमें कुछ पैसा विभाजित किया गया, टोटल जो राशि है जी 5625 है। कितनी है जी 5625 रुपए। 3 व्यक्ति हैं ए बी सी। क्या दिया हुआ है, कह रहे कि ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए को बी और सी के संयुक्त का 1/2 के बराबर मिले। यानी कहने का मतलब है कि ए को जो राशि मिलेगी वो बी और सी का मिलाके जितना होगा उसका आधा। यानी कहने का मतलब है कि बी और सी को अगर 2 पार्ट मिलते हैं तो ए को कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। आगे देखिए, कह रहा है कि बी को ए और सी के संयुक्त रूप का 1/4 मिलेगा। यानी मैं कह सकता हूं कि बी जो है
वो संयुक्त रूप किसका भाई, ए और सी का लेगा जी कितना, 1/4। तो सबसे पहले ये सवाल रेशियो एंड प्रोपोर्शन का है, तो पहले हमें यहां पे सिंपल क्या निकालना पड़ेगा दोस्तों, सी रेशियो ए प्लस बी यहां पे निकालना पड़ेगा। अब उसके लिए करना क्या होगा दोस्तों, यहां पे ए रेशियो बी प्लस सी 1:2 है, बी रेशियो ए प्लस सी 1:4 है। यहां पे इन दोनों का जोड़ देखते हैं भाई, ए बी सी, यहां भी तीनों को हम जोड़ेंगे मान लीजिए, और यहां भी ए बी सी, यहां भी ए बी सी, पात्र तीनों में 3 ही ए बी सी, तो इनका जोड़ भी तो टोटल बराबर होना चाहिए भाई। राशि तो 56-2500 ही बटी है ना तीनों में भाई, राशि जो है टोटल 5625 बटी है। अब तीनों को चाहे किसी भी प्रकार से आप दर्शा लीजिए, टोटल जो है हमेशा क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। टोटल क्या रहेगा दोस्तों, समान रहेगा। तो यहां पे टोटल देखें तो 2 और 1 3 आ रहा है, और यहां पे टोटल देखें तो 4 और 1 5 आ रहा है। तो टोटल है वो बराबर करना पड़ेगा, और टोटल बराबर करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पे योग है जी 3, तो इसमें इस इक्वेशन में गुणा करेंगे जी 3 का, और इक्वेशन में गुणा करेंगे जी 5 का, क्योंकि 4 और 1 5, 5 का मल्टीप्लाई यहां, 2 और 1 3, 3 का मल्टीप्लाई यहां। अब आप देखिए 5 एकम 5, 5 एकम 5, अच्छा जी, और 5 दूनी 10, ठीक है। अब 3 एकम 3 और 3 चौक 12, यहां तक समझ में आया। अब आप देखिए ए बी सी 10 और 5 15, ए बी सी 12 और 3 15, यानी यहां पे भी ए बी सी इनका भी योग कितना आएगा, 15 आएगा। अच्छा जी, मेरे पास यहां पे ए की वैल्यू है, अरे ये किसके बराबर है, ए के बराबर है कि नहीं है। ए का मान कितना है जी 5, अच्छा जी, बी का मान कितना है 3, तो ए प्लस बी तो मेरे पास आ ही चुका है, कितना है जी 8, ए प्लस बी कितना है जी 8 है। मुझे सी का मान बताना है, तो टोटल योग कितना होगा, 15 होगा। 8 मेरे पास ऑलरेडी है, तो मैं सी का मान कितना निकाल सकता हूं, 7, और यहां से मैं निकाल सकता हूं जी ए रेशो बी रेशो सी। ए कितना है 5, बी कितना है 3, सी कितना है 7। मुझे नहीं लगता यहां तक आपको किसी को भी कोई प्रॉब्लम रहेगी दोस्तों। अब आपसे पूछा क्या है दोस्तों, ए और बी के भाग का योग बताइए। तो जी टोटल 5 3 8 और 7 15, 15 यूनिट बराबर है 56 25 के, ठीक है। एक का मान होगा जी 56 25 बटे 15। सवाल आपसे पूछा है कि ए और बी का मान, ए और बी के भाग का योग बताइए। तो ए और बी कितना है जी, गुणा में 8 कर देंगे, ठीक है। जो दिया है उसकी वैल्यू बटे में, जो निकालना है वो मल्टीप्लाई में। कैलकुलेट करेंगे तो 15 3 45, यानी इसको 15 से काटेंगे, गुणा में 8 करेंगे, तो यहां पे आंसर आ जाएगा जी 3000 रुपए। तो ए और बी का जो योग है वो कितना होगा, 3000 रुपए सवाल का आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, बहुत ही प्यार से और बहुत ही आराम से मैंने समझाया है सवाल को, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, ठीक है। उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपने रेशियो प्रोपोर्शनल ध्यान से पढ़ा होगा टॉपिक, तब तो ये सवाल आपको दिक्कत करेगा नहीं यहां पे समझने में। और अगर आपने रेशियो प्रोपोर्शनल यहां तक नहीं पढ़ा है तो फिर तो प्रॉब्लम होगी, हो सकता है कि कम समझ में आया हो, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सॉरी भाई, आदमी ए ने कोई वस्तु खरीदी और बी को 25% लाभ पर बेच दिया, और बी ने इसे सी को 10% हानि पर बेच दिया, तथा सी ने इसके लिए 675 रुपए अदा किए, तो ए ने इसे कितने में खरीदा होगा। भाई 3 व्यक्ति हैं। सॉरी, एक ए है, दूसरा बी है, और तीसरा कौन है जी, सी है। ए ने कोई वस्तु खरीदी, और वस्तु खरीदने के बाद उसको मन में आया है यार 25% का मुझे लाभ मिल रहा है, तो क्यों ना मैं इसको बेच दूं। तो उसने बी व्यक्ति को 25% लाभ पर बेच दिया। 25% का मतलब होता है जी 1/4। 25% का मतलब कितना होता है दोस्तों, 1/4। इसका मतलब यह है कि अगर ए ने कोई वस्तु 4 रुपए में खरीदी, तो उसको 1 के लाभ पर बेच दिया, कितने में बेचा जी, 5 में। ए ने 4 में खरीदी, उसको बी में बेच दिया, कितने में, 5 में। अच्छा जी, बी भी सियाना था, बे बोला यार ये वस्तु मेरे काम की नहीं है, कभी काम तो आएगी नहीं मेरे को, जबरदस्ती मैंने खरीद ली। अब जबरदस्ती जो आप चीज खरीदते हैं वो हमेशा आपको लॉस ही देके जाते हैं, और वही काम बी के साथ हुआ। बी को ये वस्तु सी को 10% की हानि पर बेचनी पड़ी। 10% का मतलब आप सभी जानते हैं दोस्तों कितना होगा, 1/10 होगा। इसका मतलब यह है कि अगर बी ने ये वस्तु 10 में खरीदी होगी
तो 1 के लॉस पर बेची होगी, 1 का लॉस कितना भाई 9 में बेची होगी। अब यहां पे कुछ नहीं है तो यही संख्याएं आगे खिसक जाएंगी, यहां पे कुछ नहीं है तो यह संख्या यहां पे आ जाएगी। और अब यहां पे रेशियो में ले आइए, 10 चौक 40, 10 पंजे 50 और 9 पंजे 45। ठीक है दोस्तों, ए ने ये वस्तु 40 में खरीदी, बी ने ये वस्तु 50 में खरीदी और सी ने ये वस्तु 45 में खरीदी होगी। कह रहा है कि सी ने इसके लिए 675 रुपए अदा किए। तो मैं कह सकता हूं कि 45 का जो मान है वो 675 है, एक का मान होगा जी 675 बटे 45। आपसे पूछा है जी ए ने कितना दिया, तो एक का मान कितना है जी 40। ठीक है, तो कैलकुलेट कर लीजिए, 15 × 3 = 45, 15 चौके 60, 15 × 5 = 75 और 15 × 3 = 45, तो 15 चौके 60, 600 रुपए। तो मैं कह सकता हूं कि ए ने इस वस्तु के लिए 600 रुपए दिए दोस्तों। बी ने कितने दिए होंगे, गुणा में 50 कर देंगे, 15 × 5 = 75, 750 रुपए। ठीक है, चलिए समझ में आई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल बहुत ज्यादा जबरदस्त सवाल है, शानदार सवाल है और इस सवाल को भी बेहतरीन तरीके से आपको समझाया जाएगा। देखिए जरा सवाल क्या कह रहा है। तो सवाल दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है कि गीता ने एक जमीन का भाग 96,000 रुपए में खरीदा। कितने में खरीदा दोस्तों, 96,000 रुपए में। ठीक है, उसने इसके 2/5 भाग को 6% हानि पर और शेष जमीन को पूरे लेन देन पर 10% का लाभ अगर वो कमाना चाहती है तो शेष जमीन पर कितना प्रतिशत लाभ उसे कमाना पड़ेगा। तो एक तो तरीका है, आप डिटेल्स इसको जाएंगे भाई, 96,000 का 2/3 भाग निकालेंगे, वो उसने बेचा 6% हानि पर, पूरे सौदे पर 10% का लाभ निकालेंगे और फिर बची हुई राशि को कितने लाभ पर बेचना पड़ेगा ये निकालेंगे। दूसरा तरीका है कि इस सवाल को हम एलिगेशन से कर सकते हैं। एलिगेशन से कैसे कर सकते हैं भाई, इसने इस जमीन के 2 पार्ट कर दिए, एक पहला पार्ट और एक दूसरा पार्ट। पहला जो हिस्सा था उसको 6% की हानि पर बेचा, यस और नो। तो 6% का मतलब है हानि, हानि को हम नेगेटिव दर्शाते हैं जबकि लाभ को हम पॉजिटिव संख्या के साथ दर्शाते हैं। अगर मान लीजिए मैं यहां पे केवल 6% लिखूं तो इसका मतलब होगा 6% का लाभ, लेकिन अगर मैं यहां पे माइनस का 6% लिख रहा हूं इसका मतलब 6% की क्या हुई है दोस्तों, हानि हुई है। तो जी इसने एक भाग जो है यानी 2/3 भाग जो है 6% की हानि पर बेचा होगा। दूसरा भाग है वो कितने % के लाभ पर बेचना पड़ेगा, यहां पे इसे क्या हुई है, पहले पार्ट पे हानि, दूसरे को बेचना चाहता है लाभ पर, वो आपको बताना है। और ओवरऑल सौदे में कितने % का लाभ चाहता है जी, 10% का लाभ चाहता है। ठीक है, और इसने टोटल जो राशि थी, टोटल जिसके पास देखो 2/5 दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ है 2/5, यानी अगर कुल भूमि इसके पास 5 थी तो 5 में से 2 तो बेच दी इसने हानि पर, तो लाभ पर कितनी बेची होगी दोस्तों, 3 बेची होगी। टोटल तो 5 ही है ना, तो 5 में से 2 बेची है हानि पर, जो हानि का प्रतिशत 6% है, और लाभ पर कितना बेचा होगा, 3 भाग बेचा होगा। ये तो बात आपको समझ में आ गई, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आप ये सवाल चुटकियों में सोल्व कर जाएंगे। यहां पे दोस्तों क्रॉस यहां पे माइनस करते हैं तो ये 2:3 दिया हुआ है, हमें 3 रेशियो का मान निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालते हैं, क्रॉस में अंतर करते हैं, इधर भी क्रॉस में अंतर करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे 10 में से 6 घटाएंगे, तो 10 में से घटाएंगे जी माइनस का 6, तो ये जाएगा 10 प्लस में 6, यानी 3 का मान कितना जाएगा 16। अगर 3 का मान 16 है तो 2 का मान कितना जाएगा दोस्तों, तो 16 है जो मान है वो 3 का है, तो 2 का कितना जाएगा दोस्तों 32/3, 32/3।
ठीक है, कितना आएगा, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। 10 में से 6 घटाए तो 10 और 6 कितना हो जाएगा, 16 जाएगा। 16 किसका मान है, 3 का। तो एक बात बताइए, 3 का मान 16 है, 1 का मान 16/3 होगा, 2 का मान आपको निकालना है, तो क्या 32/3 नहीं आ जाएगा, 32/3 आएगा। अच्छा जी, 32/3 को क्या मैं लिख सकता हूं, 10 सही 2/3, 10 सही 2/3 लिख सकता हूं क्या, कोई प्रॉब्लम, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों एलिगेशन में होता क्या है कि एक तरफ होता है जी चेपर, ठीक है, और एक होता है डियरर, यानी एक तरफ आपको लॉस मिलेगा, दूसरी तरफ लाभ मिलेगा। एक तरफ संख्या 10 से छोटी मिलेगी, एक तरफ संख्या 10 से बड़ी मिलेगी। तो -6 जो है 10 से छोटी संख्या है, तो यहां पे क्या मिलेगी दोस्तों, बड़ी संख्या। और बड़ी संख्या कैसे मिलेगी, इस 10 में ये 10 सही 2/3 जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा 20 सही 2/3% का लाभ। ठीक है दोस्तों, और यही इस सवाल का आंसर। मैं टाइम ले रहा हूं हर सवाल पे ताकि मैं आपको समझा सकूं, ठीक है। केवल मॉक टेस्ट का मतलब ये नहीं कि आप आंसर बताए, हाँ जी ये तो मेरा गलत हो गया, हाँ जी ये तो मेरा सही होगा, केवल इतना काम नहीं होता। मॉक टेस्ट का मतलब होता है कि जो भी सवाल आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है वो आपको आना चाहिए, उसकी अप्रोच सही होनी चाहिए। मैं समझा रहा हूं इसलिए टाइम ले रहा हूं दोस्तों, ठीक है। तो इस सवाल का जो आंसर आएगा 20 सही 2/3% के लाभ पर इसे दूसरे पार्ट को बेचना पड़ेगा अगर ये पूरे सौदे में 10% का लाभ कमाना चाहती है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है जरा देखिए और आंसर दीजिए। और अगर कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। कह रहा है कि जी एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 25 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ रही है, वह 200 मीटर के पुल को कितने सेकंड में पार कर जाएगी। हाँ जी, तो एक 300 मीटर की रेलगाड़ी है और 200 मीटर का जी पुल है। टोटल डिस्टेंस कितनी होगी जी, 500 मीटर की। इसकी स्पीड क्या है जी, 25 मीटर प्रति सेकंड की। तो टाइम निकालना डिस्टेंस अपॉन में चाल, तो यह आ जाएगा जी 20 सेकंड। ठीक है, इससे आसान कोई सवाल नहीं हो सकता। कितना जाएगा दोस्तों, 25 सेकंड, सॉरी 20 सेकंड, 500/25। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि किसी यात्रा का 1/3 जो भाग है वो 25 किलोमीटर प्रति घंटा, 1/4 जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा और शेष को 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय किया जाता है, तो पूरी यात्रा की औसत चाल क्या होगी। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि एवरेज जो स्पीड है, एवरेज स्पीड अगर आपको निकालना है तो आपके पास होना चाहिए टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो हमें क्या करना है जी, एक पार्ट था जी 1/3, दूसरा था जी 1/4, तो हमें एक ऐसी संख्या मान लेना है जो 3 और 4 दोनों से कटती हो। तो हमने मान लिया जी दूरी कितनी है, टोटल दूरी मैंने मान ली जी 1200 किलोमीटर। कितने मान ली जी, 1200 किलोमीटर मान ली। अब पहले कंडीशन क्या कह रहा है, पहली कंडीशन ये कह रहा है कि इस यात्रा का 1/3 भाग, 1200 किलोमीटर पूरी दूरी है, इसका 1/3 क्या होगा, 400 किलोमीटर। तो 400 किलोमीटर की दूरी तय की है इसने 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो समय कितना लगेगा दोस्तों, यहां से मैं निकाल रहा हूं समय। तो 25 पंजे 25 एकम 25 और यहां पे बचेगा दोस्तों 15, 25 छक्का 150, 16 घंटे लगेंगे। ठीक है भाई, यात्रा का 1/3 भाग इसने 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय किया, तो इसका मतलब यह है कि 400 किलोमीटर चलिए 25 की रफ्तार से, कितने घंटे लगेंगे, 16। दूसरी कंडीशन ये कह रहा है कि यात्रा का 1/4 भाग यानी कि 300 किलोमीटर ये गई है 30 की स्पीड से, तो समय कितना लगेगा जी, 10 घंटे लगेंगे कि नहीं लगेंगे। अच्छा जी, तीसरी कंडीशन देखिए, टोटल दूरी है 1200 किलोमीटर की, 400 300 700 ये चल चुका है, बचा कितना दोस्तों, डिस्टेंस 500 किलोमीटर का, और उसको तय कर रहा है 50 की रफ्तार से, तो टाइम कितना लगेगा दोस्तों, 10 घंटे का। अब आपको एवरेज स्पीड निकालनी है, तो टोटल डिस्टेंस कितना है दोस्तों, 1200 किलोमीटर का, और टोटल टाइम कितना है दोस्तों, तो 16 10 26 और 10 36, 36 का है, 16 10 26 36, 12 कम 12, 12 या 36, कितना आएगा दोस्तों, 100/3 आएगा, जिसका मतलब होता है 33 सही 1/3 किलोमीटर पर आवर।
33 से 1/3 किलोमीटर प्रति आवर, ये इसकी क्या होगी दोस्तों, एवरेज स्पीड होगी। बिल्कुल आसान भाषा में मैंने आपको समझाया है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है दोस्तों, जरा गौर कीजिए, आंसर दीजिए। क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि एक रेलगाड़ी चलते हुए एक टेलीफोन के खंबे और एक 264 मीटर लंबे पुल को 8 सेकंड और 20 सेकंड में पार कर लेती है। रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। दो कंडीशन है कि रेलगाड़ी एक तो खंबे को पार कर रही है और एक पुल को पार कर रही है। तो आप सभी जानते हैं जब रेलगाड़ी किसी खंबा, व्यक्ति, वर्क्स को पार करती है तो एक्चुअल में रेलगाड़ी खुद की ही लंबाई को पार करती है, क्योंकि रेलगाड़ी की लंबाई में जो वर्क्स है, व्यक्ति है या पोल है, उसकी जो लंबाई है, उसकी जो डिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल होती है, नेग्लेक्ट उसको माना जाता है। तो कहने का मतलब है कि पहली कंडीशन में क्या हुआ, रेल ने खुद की ही दूरी को तय किया कितने सेकंड में जी, 8 सेकंड में। दूसरी कंडीशन में जी रेल ने इस 264 मीटर पुल को पार किया कितने में दोस्तों, 20 सेकंड में। कुछ नहीं करना, बस अंतर निकाल दीजिए। तो रेल से तो रेल कट ही जाएगा, बचेगा कितना जी, 264। यहां से अंतर निकालेंगे कितना आएगा जी, 12 सेकंड। स्पीड आपसे पूछे तो 264/12, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 22 मीटर प्रति सेकंड इसकी रफ्तार आ जाएगी, 22 मीटर प्रति सेकंड इसकी स्पीड आ जाएगी। लेकिन आपसे पूछा है किलोमीटर पर आवर में, तो 18/5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 18 दूनी 36, 18 दूनी 36 और 3 39, 396/5 कैलकुलेट करेंगे जी, 5 7 35, ठीक है। बचेगा 4, 5 9 45, 5 दूनी 10, 79.2 किलोमीटर पर आवर। ये इसकी स्पीड होगी जी किलोमीटर पर आवर में। जब भी किसी स्पीड को मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में चेंज करते हैं तो 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जब किलोमीटर पर आवर आपको स्पीड दे रखी है तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 से। ये आप जानते होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपको वीडियो क्लास हमारी पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। 3 संख्याएं हैं दोस्तों, 7654, 7654, 8506, 8506 और 9997। कह रहा है कि को निश्चित अधिकतम संख्या से भाग देने पर शेषफल प्रत्येक स्थिति में बराबर आता है। शेषफल 0 नहीं आता, ना ये संख्या पूरी पूरी भाग जाती, लेकिन जब भी किसी संख्या से इसको भाग देते हैं, अधिकतम संख्या से इन संख्याओं को भाग देते हैं, तो हर कंडीशन में शेषफल क्या होता है, बराबर बचता है दोस्तों। तो इस सवाल में करना क्या है, इस सवाल में करने के लिए क्या करना है आपको दोस्तों, पहले तो आप इन दोनों का अंतर निकाल दीजिए। कितना आएगा जी, 852। 8506 में से 7654 आप घटाएंगे तो 852 इसका आंसर आएगा। इधर से घटा लेते हैं दोस्तों, तो यहां पे 7 में 6 गई 1, 9 का 9, 4, 1451 आएगा, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। आगे बात समझ में। अब ऐसे सवाल में करना क्या है दोस्तों, आपको जो ये अंतर निकाला है ना, इस प्रकार के जब भी सवाल आपसे पूछ रहे हैं तो आपको करना क्या है कि ये जो अंतर है, हमने ए और बी संख्याओं का अंतर निकाला और बी और सी संख्याओं का अंतर निकाला, इन संख्याओं के जो अंतर है इसका एचसीएफ आपको निकालना है। और एचसीएफ निकालने का जो तरीका है वो क्या है जी, इनका अंतर और उसका फैक्टर। तो 11 में 2 गई 9, ठीक है, 8 में 5 गई 3 और 14 में 8 गई 6, 639। यानी जो भी हमारा आंसर होगा वो 639 का मल्टीपल होगा, तो इसका मल्टीप्लाई होता है जी 231, ठीक है। कितना होता है, 213। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 213। तो जो एचसीएफ है हमारा, जो एचसीएफ है वो कितना है जी, 213 है। एचसीएफ कितना है, 213 है। लेकिन हमें एचसीएफ नहीं बताना, हमें तो पूछा है रिमाइंडर, शेषफल ज्ञात कीजिए, शेषफल। तो दोस्तों शेषफल क्या होगा, जैसे मान लीजिए किसी संख्या को 17 को मैं भाई कर रहा हूं मल्टीप्लाई मान लीजिए 5 से, तो आप कहें जी 5 3 15, शेषफल कितना बचेगा 2,
ठीक है, तो करना क्या है आपको, 213 को लेके जाना है 7654 तक घसीट के, 7654 आपको आना चाहिए। तो जब आप 213 का 35 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा जी 7499, ठीक है, कितना हो जाएगा, 7455 हो जाएगा, 7455, ठीक है। 213 का मल्टीप्लाई आपको 35 में करना होगा, या आप एक और तरीका भी है, अगर ये चीज आपको समझ में नहीं आ रही कि मैं कैसे बढ़ा रहा हूं, तो आप एक काम कीजिए, 7654 में 213 का भाग देके रिमाइंडर निकाल दीजिए, वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। शॉर्टन जो आसान तरीका है वो ये है कि 213 को बढ़ाकर ही आप 7654 तक लेके जा सकते हैं। तो 213 का मल्टीप्लाई जब 35 बार करेंगे तो 7455 आएगा, और जब आप इसमें 199 ऐड करेंगे तब आपको संख्या मिल जाएगी 7654। तो हमारे सवाल का जो आंसर आएगा 199 आएगा। ये दोस्तों एसएससी मेंस के सवाल हैं जो अभी हम कर रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा दिमाग पर जोर लगा के इन सवालों को देखना है, ठीक है। ये वो सवाल नहीं कि चुटकी बजाई तुमने आंसर आ गया, ठीक है। तो सवाल में पहले करना क्या है, पहले संख्याओं का अंतर निकालना है, अंतर का एचसीएफ निकालना है, कितना आएगा जी 213। इस 213, एक तो तरीका ये कि 7654 में 213 का भाग देके जो शेषफल बचेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका यह कि 213 को बढ़ाकर आप 7654 तक लेके जाइए। तो 213 में जब 35 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो जी 7455 आपका आ जाएगा, लेकिन ये तो 7654 नहीं है, तो इसमें कितना ऐड करें, क्योंकि दोस्तों भाज्य क्या होता है, भाजक गुणा में भागफल और प्लस में रिमाइंडर होता है कि नहीं होता, तो ये आपको फाइंड आउट करना है। बराबर 7654 दे रखा है, तो ये आप कैलकुलेट करके, बहुत सारे तरीके हैं, जैसा भी आपका दिमाग काम करे वैसे आप कर सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट तरीका है वो मैंने आपको यहां पे बता दिया है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, बताइए जरा क्या होगा आंसर। कह रहा कि ए बी सी किसी व्यापार में क्रमशः 1000, 2000 और 5000 रुपए निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में वे शुरुआती निवेश का 20% आने में जाता है। वर्ष के अंत में वे शुरुआती निवेश का 20% आने में जाता है, तो सी का हानि का भाग क्या होगा, बताइए। एक बात बताइए, मैंने 1000 रुपए लगाए भाई किसी निवेश में, और एक व्यक्ति मेरे साथ है जिसने 2000 रुपए लगाए, तो जो भी लॉस होगा वो 20% हुआ। टोटल लॉस कितना हुआ जी 20%। तो मुझे भी मेरे टोटल निवेश का 20% लॉस हुआ होगा, उसको उसके निवेश का 20% लॉस हुआ होगा, और एक और तीसरा व्यक्ति उसको उसके निवेश का 20% लॉस हुआ होगा। 20% इक्वल लॉस हुआ है, तो सी का लॉस पूछा है भाई, टोटल कितना लॉस हुआ है 20%। 20% का मतलब है 20/100, और सी का निवेश कितना थी 5000। 5000 का 20% आपको निकालना है, तो कितना आएगा दोस्तों 1000 रुपए। तो सी को दोस्तों यहां पे 1000 रुपए का घाटा हो गया। आपसे पूछा होता कि ए का लॉस बताइए, तो 20/100, 20% निकालना है किसका 1000 का, तो 1000 का निकाल देते, तो यहां पे आता जी 200 रुपए, ठीक है। यानी जो व्यक्ति, क्योंकि 20% का इक्वल लॉस हुआ है, तो सभी का 20% का नुकसान हुआ है, ठीक है। सिंपल बात है, कुछ भी इसमें अलग नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों, कह रहा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तीन संख्याएं हैं, ये पहली संख्या है दोस्तों, एक दूसरी संख्या है और एक तीसरी संख्या है। कह रहा है कि पहली और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं अगर ये मान लूं कि तीसरी संख्या अगर 100 है, तो पहली कितनी है जी 20% अधिक, किससे, तीसरी से। पहली संख्या तीसरी से 20% ज्यादा है, मतलब 120 होगी, और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 50% अधिक है, मतलब ये कितनी होगी 150 होगी। आपसे पूछा कि पहली संख्या दूसरी का कितना प्रतिशत है, तो पहली संख्या है कितनी दोस्तों 120, दूसरी कितनी है जी 150। प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे 100, 0 से 0 कैंसिल, 3 चौक 12, 3 पंच 15, 20 करेंगे तो 80%। आप रेशियो में निकाल सकते थे, 3 चौक 12, 3 पंच 15, 5 का 4 कितना प्रतिशत, यही आपसे पूछा है, तो 80%, ठीक है। चलिए
क्लास अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक करेंगे, और अगर आप हमारे साथ जुड़कर इसी प्रकार तैयारी करना चाहते हैं डेली बेसिस पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे देखिए, अगला सवाल और भी मजेदार है। कह रहा है कि 20 संतरों का जो क्रय मूल्य है वो 16 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ बताइए। यानी 20 का क्रय मूल्य, 20 का क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस जो है 16 के एसपी के बराबर है। ये तो बहुत सिंपल सवाल है, सीपी अपॉन एसपी का रेशियो निकाल देंगे तो 4 चौक 16 4 पंजे 20 आएगा। यानी क्रय मूल्य 4 रुपए है, विक्रय मूल्य 5 का, तो लाभ कितने का? 1 का। कितने पर? 4 का। तो 100 पर कितना दोस्तों? 25%। 25% का यहां पे क्या हुआ है दोस्तों? प्रॉफिट हुआ है। अगला सवाल देख लीजिए। कह रहा है कि किसी व्यक्ति, बहुत ही सिंपल सवाल है, मतलब ये पेपर एक्चुअल में पेपर के लेवल के अकॉर्डिंग बनाया गया है। पेपर में क्या होता है कि कुछ सवाल आपको बिल्कुल इजी मिलेंगे, कुछ बहुत ही टफ मिलेंगे, कुछ मॉडरेट लेवल के मिलेंगे, ठीक है। तो वही मिक्स यहां पे सवाल आपको देखने को मिल रहे हैं, जुड़े रहिए अंत तक, ठीक है। देखिए, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने पर 880 रुपए में बेची जाती है, तो इस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? भाई एक मार्क प्राइस है, ठीक है, एमआरपी, और एक सेलिंग प्राइस है। कह रहा है कि एमआरपी पे जब हम 12% की छूट देते हैं तो ये वस्तु 880 रुपए में बेची। मान लेते हैं एमआरपी कितना है जी? 100 रुपए। 12% की छूट मिली, कितने बेची जी? 88% में। किसी वस्तु का मूल्य 100 रुपए मान लीजिए, 12% की आपने छूट दी तो कितने बिकी होगी? 88 में। 88 का मान कितना दे रखा है? 880। तो एक का मान कितना आएगा? 10। तो करें जो एमआरपी कितना हो जाएगा? 1000 रुपए, ठीक है। सिंपल सवाल है, उम्मीद करूंगा आपको समझ में आया होगा, ठीक है, कुछ भी नहीं है। अगला देखो भाई, कह रहा है कि किस वार्षिक दर पर 3 वर्ष में 3000 रुपए बढ़कर 3993 रुपए हो जाएंगे यदि ब्याज की जो दर है वार्षिक संयोजित है। तो दोस्तों एक बात आप सभी जानते हैं, क्या जानते हैं जी? देखो, इसको मैं बढ़िया तरीके से समझाऊंगा, हर बच्चे को समझ में आएगा। अमाउंट यानी जो हमारा मिश्रधन होता है वो हो जाती प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाई 100 इंटू टाइम करते हैं, इसकी पावर टाइम करते हैं। अच्छा जी, अमाउंट कितना दे रखा है जी? 3993। प्रिंसिपल कितना है जी? 3000। 1 प्लस रेट तो आपसे पूछा ही है, ठीक है। टाइम कितना है जी? 3 वर्षों का। कोई दिक्कत यहां तक? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप देखिए, इसको इधर लेके आएंगे, इसके नीचे आएंगे, 3000 इधर आएगा, यहां से चल के यहां पे आया है, काट दीजिए, ऊपर क्या आ जाएगी? 3 एकम 3, 3 13 से 31 आएगा बटे 1000 आएगा, ठीक है। इसको अभी साइड में रहने देते हैं। ये क्या है दोस्तों? ये जी 11/10 का क्यूब। 11/10 का जो क्यूब है ये बराबर है 1 प्लस आर बाई 100 की पावर 3। दोनों तरफ पावर बराबर है तो नेगलेक्ट कर दीजिए। यानी कहने का मतलब ये कि 11/10 जो है बराबर है 1 प्लस आर बाई 100 के, और यहां से जब आप आर कैलकुलेट करेंगे, आर प्रतिशत कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आएगा? 10% आएगा। ये एक इधर आएगा, माइनस का आएगा, 1/10 आएगा, 100 में 10 का भाग देंगे तो 10% आ जाएगा। तो रेट का जो दर है वो कितना आ जाएगा दोस्तों? 10% वार्षिक, ठीक है। सवाल में कुछ भी नहीं है, मैंने कंसेप्चुअल आपको समझाया, कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है दोस्तों, कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या किया हमने दोस्तों? अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाई 100 का पावर टाइम, ठीक है। अमाउंट दिया है, प्रिंसिपल दिया है, टाइम दे रखा है, कैलकुलेट करेंगे 11/10 की पावर 3 बराबर है 1 प्लस आर बाई 100 की पावर 3। पावर बराबर है, नेगलेक्ट कर दीजिए, 11/10 जो है बराबर है 1 प्लस आर बाई 100 के। आर का मान कितना आ जाएगा? 10% आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखो, क्या कह रहे हैं दोस्तों? देखो, बहुत ही जबरदस्त लेवल का सवाल है और बहुत ही आसान सवाल है, देखने में बहुत ही जबरदस्त लग रहा है दोस्तों, और है भी जबरदस्त। हर बच्चा इस सवाल को सोल्व नहीं कर पाएगा, गारंटी है। क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है कि एक माली को फूलों को इस तरह बोने के लिए कहा गया ताकि प्रत्येक पंक्ति में पौधे क्या हो? बराबर हो। पंक्तियों में पौधे क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। उसने प्रत्येक पंक्ति में 6, 8, 10 और 12 पौधे लगाने की कोशिश की, परंतु प्रत्येक स्थिति में 5 पौधे शेष रह गए। भाई हर पंक्ति में 6 लगाए तब भी 5 शेष रह जाए, 8 लगाता है तब भी 5 शेष रह जाते हैं, 10 लगाए तो भी 5 शेष रह जाते हैं, 12 लगाए तो भी मतलब शेष रह जाते हैं।
लेकिन जब उसने प्रत्येक पंक्ति में 13 पौधे लगाए तो कोई भी पौधा शेष नहीं रहा। तो उसके पास पौधों की न्यूनतम संख्या क्या है? यह सवाल है जी एलसीएम का, कि संख्या, किसी संख्या को 6, 8, 10, 12 से भाग देने पर हर बार 5 शेष बचता है, लेकिन 13 से भाग देने पर 0 शेष बचता है। बात आ गई समझ में? करना क्या है इस सवाल का जो डायरेक्ट तरीका है, एक तो तरीका यह है कि जी आप 4 ऑप्शनों पे नजर दौड़ाइए। 4 ऑप्शन है जी 245, ऑप्शन नंबर बी है जी 455, ऑप्शन नंबर सी है जी 485 और ऑप्शन नंबर डी है जी 845। कह रहा है कि 13 से भाग देने पर कितना शेष बचना चाहिए? 0। यानी कोई भी हमारा जो आंसर होगा वो 13 का मल्टीपल होगा। 13 से भाग देने पर पूरा पूरा भाग जाएगा। आप मुझे बताइए 245 क्या 13 से भाग जाएगा? तो 13 कम 13 नहीं जाएगा। 13 39, 15 में 9 गई 6, नहीं जाएगा। 13 39, 18 में 9 गई 9, 95 नहीं आता है जी। 13 6 78, 14 में 8 गई 6, 13 5, 845, यही आपका आंसर। तो सवाल का जो आंसर आ जाएगा 845 आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका थोड़ा सा लेंदी है, जिसमें हम कंसेप्चुअल करेंगे। इस प्रकार के सवाल में क्या करेंगे? सबसे पहले 6, 8, 10 और 12 का एलसीएम इनटू के प्लस में 5, और ये भाग जाना चाहिए कितने से जी? 13 से। कर लीजिए, ठीक है। तो 6, 8, 10, 12 का एलसीएम आएगा जी 120 के प्लस में 5 बाई 13। मतलब ये संख्या जो है इस प्रकार से, के क्या है? के एक नेचुरल नंबर है। के क्या है जी? एक नेचुरल नंबर है। के का मान रखते चले जाएंगे तब तक कि जब तक ये संख्या 13 से भाग नहीं चली जाए। बात आ गई समझ में? तो एक तो तरीका यही से करेंगे जी, के का मान अगर 1 रखते हैं तो 125 आएगा। 125 13 से भाग नहीं जाता है। दूसरा तरीका क्या है? 13 निम्मा 117 होता है, तो यहां से 117 के बाहर निकाल देते हैं, प्लस में बचेगा 3 के प्लस में 5 बाई 13। ठीक है, ये तो भाग जाता है, इसको नेगलेक्ट कर दीजिए। अब ये संख्या हमारे पास आसान हो जाती है। के का मान रखेंगे 2, 3 दूनी 6, 5 11 नहीं जाएगा। 3 3 9, 5 14 नहीं जाएगा। 3 अंठे 24, 5 29 नहीं जाएगा। 3 7 21। जब के का मान जब आप 7 रखेंगे, के का मान जब 7 रखेंगे तो ये संख्या 13 से भाग जाएगी। यानी के का मान 7 रखेंगे तो 12 7 84 प्लस में 5 845। तो ये इसका डिटेल तरीका है। शॉर्टकट तरीका क्या है? 13 का मल्टीपल आप चेक कर लीजिए। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखो जी, एक बात मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा, हम करवा रहे हैं केवल आपको मॉक टेस्ट। तो यहां पे मैं आपको अप्रोच बता सकता हूं, तरीका बता सकता हूं। आप ये चाहो कि यहीं पर पूरा टॉपिक मैं आपको पढ़ा दूं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मॉक टेस्ट का मतलब कि आपको पहले से कुछ आता होगा और आप अपनी नॉलेज के आधार पर इन सवालों को देख रहे होंगे। या तो आपको सवाल करने का अंदाजा लग गया होगा, नहीं लग रहा है तो थोड़ा सा हमारे बताने के बाद आपको दिमाग में बैठ गया होगा कि हाँ जी ये तरीका है। अगर आप ये चाहते हो कि यही मॉक टेस्ट में आपको पूरा मैथ आ जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है, आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। कह रहा है कि n प्रश्नों की परीक्षा में कोई विद्यार्थी पहले 20 प्रश्नों में से 15 ठीक उत्तर देता है भाई, और शेष में से 1/3 के ठीक उत्तर देता है। सभी प्रश्नों के अंक समान है। यदि विद्यार्थी 50% अंक प्राप्त करता है तो n के कितने मान संभव हैं? n के कितने मान संभव है ये आपको निकालना है दोस्तों। ठीक है, तो एक तो तरीका है आप ऑप्शंस पे जाएंगे, सोचते रहेंगे भी कितना मतलब कौन सा यहां पे ठीक बच्चे बनेगा। दूसरा तरीका यह है कि अगर मान लीजिए प्रश्नों की संख्या इसने n ही बताई है तो भाई पहली कंडीशन में 20 में से 15 तो सही कर रहा है और शेष का 1/3, शेष का 1/3। तो पहली शुरुआत में क्वेश्चन कितने हैं दोस्तों? 20 में से सही कितने किए? 15। तो आप मुझे बताइए शेष क्वेश्चन कितने बचे जी? n-20। यही तो बचा भाई। टोटल अगर मैं क्वेश्चन n मान लेता हूं तो कह रहा है कि n में से 20 में से तो 15 सही कर रहा है। तो शुरुआत में क्वेश्चन इसने कितने लिए जी? 20 में से सही कितने कर दिए? 15। अच्छा जी, और शेष है ना, जो शेष कितना बचे जी? n-20, यही शेष बचेगा। इनमें से 1/3 यानी इसका 1/3 सही कर देता है। और कुल मिलाकर
टोटल अंक का 50% अंक प्राप्त करता है। किसका? n का टोटल मार्क। क्योंकि देखो एक क्वेश्चन एक ही नंबर का है, तो अगर 100 क्वेश्चन तो 100 नंबर, 50 क्वेश्चन तो 50 नंबर, 70 क्वेश्चन तो 70 नंबर। बात आ गई समझ में? तो पहली बार तो 15 नंबर तो ये हो गए इसके, प्लस n-20/3 ये हो गए, और टोटल n का आधा ही अंक प्राप्त करता है। आप यहां से n का मान निकालेंगे, कितना आएगा दोस्तों? 50। तो n का मान एक ही संभव है, 50। ठीक है, 50 नंबर की परीक्षा थी, 50 ही क्वेश्चन थे। ठीक है, उत्तर का सत्यापन आप खुद कर लेंगे। 50 में से 20 लीजिए, 20 में से 15 इसने सही कर दिए, बचेगा कितने? 30। 30 का 1/3 इसने सही कर दिया। बात आ रही समझे? आप अगर इस प्रकार से नहीं करना चाहते तो डायरेक्ट आपको सोचना पड़ेगा। टोटल क्वेश्चन कितने जी? 50। 50 में से 15 ये हो गए, टोटल 20 लिए, 15 सही कर दिए, बचे कितने जी? 30 क्वेश्चन। 30 का 1/3 10 क्वेश्चन सही कर दिए। टोटल इसने 25 नंबर प्राप्त किए, तो टोटल का आधा ही तो है। बात आई समझ में? तो ये आसान सा तरीका मैंने बता दिया है। कुल क्वेश्चनों की संख्या कितनी है जी? n में से 20 क्वेश्चन लिए, उसमें से 15 इसने सही कर दिए, तो 20 तो क्वेश्चन जा ही चुके हैं, शेष कितने बचे? n-20। जो शेष क्वेश्चन है उसका 1/3 सही कर दिया, तो भाई ये 1/3 ले लिया। टोटल जो मार्क्स हैं वो टोटल का 1/2 है। n का मान निकालेंगे 50, यहां पे आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि 3 व्यक्ति एक चरागाह 660 रुपए में किराए पर लेते हैं। भाई 3 व्यक्ति थे, बोले चलो भाई भेड़ चरा के लेके आएंगे, और उन भेड़ों को चराने के लिए 3 व्यक्तियों को 660 रुपए दिए। भाई पहले व्यक्ति ने 4 महीने तक 50 भेड़ चराई। ठीक है, तो समझा भी देता हूं डायरेक्ट। 3 व्यक्ति है, एक ए है, दूसरा बी है, एक तीसरा सी है। टोटल इनको कितने रुपए देने हैं भाई? 660 रुपए। 660 रुपए इनको बांटने जब ये भेड़ चराएंगे। पहले व्यक्ति ने 4 महीने तक 50 भेड़ों को चराया। अच्छा जी। दूसरे व्यक्ति ने क्या किया जी? 3 महीने तक 40 भेड़ चराई, कोई बात नहीं। अच्छा जी, तीसरे व्यक्ति ने 5 महीने तक 46 भेड़ चराई। अलग अलग नहीं चराई। 3 व्यक्ति थे, एक को 50 भेड़ दे दी, दूसरे को 40 भेड़ दे दी, तीसरे को 46। जाओ भाई चरा लो। तो ए ने तो 4 महीने तक भेड़ चराई, बी ने तक 3 महीने तक, और सी ने 5 महीने तक। लेकिन भेड़ों की संख्या भी क्या थी? अलग अलग थी। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? रेशियो। तो रेशियो निकालेंगे तो यहां पे कितना आएगा जी? 200। यहां पे कितना आएगा जी? 120। यहां पे कितना आएगा जी? 5 संगा 30, 5 चौक 20 और 3 23। ठीक है, 23। अब 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ये इनका आ गया जी किराए का रेशियो। आपसे पूछा क्या है? किसका किराया पूछा है? पहले व्यक्ति को। पहला व्यक्ति को मिलेगा जी 20। टोटल कितना है जी? 20, 12, 32, 3, 35, 55, और गुणा में कितना है जी? 660। तो 11 पंजे 55, 11 छंगे 60, 5 से कटेगा जी 12, 12 दूनी 24, तो 240 रुपए। ए को कितना मिलेगा? 240 रुपए। बी का पूछे तो 12/55 गुणा में 660। सी का पूछे तो 23/55 गुणा में 660। ठीक है, किसी का ये आप निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, उम्मीद करूंगा सवाल आपको समझ में आ रहे होंगे, लेकिन सवालों को समझने के लिए थोड़ा सा मैथ आपको आता होगा, ऐसी उम्मीद मैं कर सकता हूं। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल सिंपल सी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, कुछ भी इसमें अलग नहीं है। क्योंकि अगर मैं यहां पे डिटेल आपको बताने लग गया, पूरा डिटेल, तो फिर सवाल मतलब क्लास ही 2-3 घंटे की हो जाएगी। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों। कह रहा है कि 3 संख्याओं में पहली और दूसरी संख्या का औसत, पहली और दूसरी संख्या का औसत दूसरी और तीसरी संख्या के औसत से 15 अधिक है। तीनों संख्याओं में पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर बताइए। ये कह रहा है कि जी पहली संख्या a प्लस b, 2 संख्याएं, औसत कैसे निकालेंगे जी? बटे में 2। अच्छा जी, b प्लस c, इनका भी औसत कितना होगा जी? 2। लेकिन कह रहा है कि जो पहली दूसरी संख्याओं का औसत है दूसरी और तीसरी संख्याओं से 15 अधिक है, यानी यहां पे क्या करना पड़ेगा? इनको 15 देना पड़ेगा। अरे एक बात बताइए, एक मैं हूं, एक मेरे साथ एक व्यक्ति, मेरे पास इस व्यक्ति से 15 ज्यादा है, तो दोनों को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको 15 रुपए देने पड़ेंगे, तभी हम बराबर आएंगे। तो हमने 15 रुपए इसको दे दिया। अब इस इक्वेशन को इधर लेके आएंगे, तो a प्लस बी बटे 2 है, इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा b प्लस सी बटे 2 बराबर क्या होगा? 15। अब आप यहां पे देख रहे हैं a माइनस सी ही आएगा, b तो कट ही जाएगा, तो a माइनस सी बराबर क्या हो जाएगा? 15 गुणा में 30। ठीक है, ये डायरेक्ट आंसर आ जाएगा।
अंतर कितना आएगा, पहली और तीसरी संख्या का अंतर ही आएगा। कितना आएगा जी, 30, और 30 ऑप्शन में है नहीं, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, सिंपल सवाल है, कुछ भी नहीं है। कैसे कर दिया जी, 2 एलसीएम लेंगे, यहां से क्या आएगा, a प्लस बी माइनस बी प्लस सी, तो ये तो कट ही जाएगा। ठीक है, और बीच में माइनस का निशान है तो इनके सिंबल भी चेंज होंगे, तो ये भी माइनस का होगा यहां पे। ठीक है, तो a माइनस सी बराबर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जरा देखिए। क्लास अगर आपको दोस्तों पसंद आ रही तो लाइक करके हौसला अफजाई जरूर करेंगे, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला सवाल देखिए भाई, क्या करे कि ये तो कर लिया। ए ने कोई व्यापार 3500 रुपए से शुरू किया। ठीक है भाई, 2 व्यक्ति हैं, एक ए है और दूसरा बी है। इसने 3500 रुपए लगाए और इसका हमें नहीं पता। अच्छा जी, और कह रहा है कि 5 महीने बाद बी ने एक को साझेदार के रूप में बना लिया भाई। तो आप मुझे बताइए, ए ने पूरे 12 महीने तक निवेश रखा, तो ए ने अगर 12 महीने तक निवेश रखा तो 12 पंजे 60, असल पाई 6, 12 तिया 36 और 6 42, यानी एक को साल के लास्ट में 42,000 रुपए मिलेंगे। बात आ रही समझ में। ए ने 3500 रुपए से शुरुआत किया, तो ए तो 12 महीने तक टिका ना, यहां तक कोई क्लियर नहीं है, मतलब यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। ए ने 3500 रुपए से व्यापार शुरुआत किया, ये तो पूरे 12 महीने टिका रहा, ये 5 महीने बाद आया, यानी इसकी जो इनकम है वो 7 महीने की रहेगी, 5 महीने बाद आया, ये 12 महीने तक रहा, तो इसने 12 महीने में 42,000 रुपए कमाया। इसने कितना कमाया होगा, तो कह रहा है कि लाभ जो है 2:3 के अनुपात में बटा भाई, यानी 2 का मान अगर 42,000 है तो 1 का मान कितना आएगा, 21, तो 3 का मान कितना आएगा जी, 63,000। यानी बी ने कुल मिलाकर 63,000 रुपए कमाए 7 महीने में, तो 1 महीने में कितना निवेश किया होगा, 9,000 रुपए। इससे आसान कोई सवाल ही नहीं है। ठीक है, तो 1 महीने में कितने लगाए होंगे, 9,000 रुपए में शुरुआत किया होगा भाई। 42,000 तक आपको समझ में आ गया। प्रॉफिट कह रहा है कि 2:3 के रेशियो में बांटा गया, तो 2 का मतलब कितना है, 42,000, तो 1 का मान कितना होगा, 21, तो 3 का मान 63,000। बी ने कुल मिलाकर 63,000 रुपए कमाए कितने महीने में, 7 महीने में, तो 1 में कितना, 9,000, जो 9,000 है वही इसका क्या है, निवेश है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों, कह रहा है कि 66 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी, दूध है और पानी है, टोटल मिश्रण कितने का जी, 66 लीटर का। कितना अनुपात है, 5:1 का। मिश्रण को 5:3 हम करना चाहते हैं, इसके लिए कह रहा है कि कितना पानी और मिलाया जाए, कितना पानी और मिलाया जाए। तो आप देखिए, जो ये सवाल है ना दोस्तों मिश्रण का, ये सवाल आपको प्रतिशत में भी देखने को मिलता है, ये आपको मिक्सर में भी देखने को मिलता है, और ये सवाल आपको रेशियो में भी देखने को मिलता है। ये सवाल आपको रेशियो से दिया गया है। ऐसे सवाल में होता क्या है दोस्तों, कि जो चीज आपको मिलाने के लिए कहा गया है, या जो चीज मिश्रण में मिलाई गई, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं होता। हमें वो चीज चाहिए जो कांस्टेंट है, और उसकी मात्रा क्या होगी, इक्वल होगी। भाई आपने मिश्रण में पानी मिलाया है, दूध तो कांस्टेंट है ना, उसकी मात्रा से हमने कोई छेड़छाड़ नहीं किया। तो यहां पे पहले रेशियो में चेक कर लेते हैं। मैं ये मान लेता हूं कि जो रेशियो दिया हुआ है यही एक्चुअल है। मैं ये मान लेता हूं कि दूध की मात्रा 5 लीटर है, पानी की मात्रा 1 लीटर है। अभी इस मिश्रण में हमने पानी और मिलाया, तो दूध तो कह रहा है कि अब भी 5 है, लेकिन पानी 3 हो गया, तो पानी 1 से 3 हुआ, कितना बढ़ा जी, 2 का मान कितना है जी, 66, तो 1 का मान कितना आएगा जी, 33। ठीक है, तो कितना पानी और मिलाया जाएगा। अच्छा, तो ये कह सकते हैं कि भी, हाँ थोड़ा सा मिस्टेक होगी यहां पे। आप यहां पे निकाल लीजिए इनकी मात्रा, 5 एकम 6, 6 एकम 11, 5 55 और 11, ये 11 जाएगा, यहां पे आएगा आपका 33। भाई अगर मान लीजिए यहां पे 11 से 33 होगा ना, तो कितना भाई, 22 लीटर। सिंपल आंसर है ये, तो कुछ अभी नहीं है, ये तो बराबर ही है, यहां भी 55, यहां भी 55, तो ये 11 से 33 हुआ, कितना बढ़ा, 22 लीटर। ठीक है, चलिए
आगे बढ़ते अगले सवाल पर। सिंपल सवाल था, कुछ भी नहीं इसमें। दूध की मात्रा क्या है? कांस्टेंट है। तो दूध तो पहले भी 55 था, आज भी 55 है, लेकिन पानी है पहले 11 था, आज 33 होगा। कितना बढ़ा? 22 लीटर। ठीक है, रेशियो से भी कर सकते हैं, लेकिन रेशियो हम पानी का ले रहे हैं तो आपको मात्रा भी पानी की ही लेनी पड़ेगी बस। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। किसी संख्या को 68 से भाग देने पर 269, भागफल 269 और शेषफल 0 बचता है। अगर उसी संख्या को 67 से भाग दें तो शेषफल क्या बचेगा? देखो भाई, आप मुझे बताइए कि संख्या क्या होगी? संख्या होती है जी भाजक गुणा में भागफल प्लस में शेषफल, यही होती है। कह रहा है कि किसी संख्या को 68 से भाग देने पर 269 शेष बचता है, रिमाइंडर तो 0 है। कह रहा है कि ये संख्या जो है इसको 67 से भाग दें तो रिमाइंडर क्या बचेगा? एक्चुअल में रिमाइंडर थ्योरम का ये सवाल आपको दे दिया गया। ठीक है, बहुत ही सिंपल सवाल है, कुछ भी नहीं है। पहले तो आप संख्या निकालने का कंसेप्ट जानते हैं। संख्या होती है जी भाज्य गुणा में भागफल। अरे कोई संख्या है, मान लीजिए x, इसको 2 से भाग देने पर 6 शेषफल बचता है, रिमाइंडर 0 है। तो ये x क्या होगा? 2 गुणा में 6 होगा, तो 68 गुणा में 269 बटे। अब कह रहे हैं कि इसी संख्या को 67 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या बचेगा? तो आप पहले 68 में भाग देंगे 67 का, तो रिमाइंडर क्या बचेगा जी? 1। अच्छा जी, अगर आप यहां पे 269 में 4 का भाग देंगे तो 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 268 आएगा। यहां पे भी रिमाइंडर कितना बचेगा जी? 1। 1 गुणा 1, जो बीच में निशान है वही यहां पे कैलकुलेट करेंगे। अगर यहां पे प्लस होता तो 1 और 1 दो आंसर होते। यहां पे अगर गुणा है तो 1 गुणा में 1 बराबर क्या आएगा? 1 इस सवाल का आंसर। रिमाइंडर थ्योरम का ये सवाल है, जो कि लैंग्वेज बेस्ड सवाल था, बिल्कुल सिंपल सवाल है। ठीक है भाई, चलिए तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा? यहां पे 1 बच जाएगा। आगे बढ़ते अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिए, सवाल आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, जरा देखिए क्या कह रहा है। एक व्यापारी किसी टीवी को 20% हानि पर बेचता है। ठीक है भाई, मान लीजिए भाई सीपी क्रय मूल्य मान लेते हैं कितना? 100 रुपए। इसने बेचा 20% की हानि पर, यानी कितने बेचा होगा? 80 रुपए में। कह रहा है कि यदि ऐसे 9,000 रुपए अधिक में बेचता तो 25% का लाभ होता। 25% का लाभ होता यानी कितने पे? 125 में। पहले बेचा 80 में, अब बेच रहे 125 में, कितना ज्यादा कमा लेता? तो मार्जिन निकाल लीजिए। पहले 80 में बेच रहा था जब 20% की हानि हो रही थी, अब 125 में बेच रहा है क्योंकि 25% का लाभ ये कमाना चाहता है। तो मार्जिन कितना हो जाएगा? मार्जिन हो जाएगा जी 45। 45 का मान है जी 9,000 रुपए, 1 का मान हो जाएगा जी 200। तो टोटल सीपी कितना हो जाएगा जी? 200 गुणा में 100, 20,000। ठीक है, सीपी यहां से कितना आ गया जी? 20,000 रुपए। और कह रहा है कि इस पर मैं 30% का लाभ कमाना चाहता हूं, यानी 30% का मतलब 3/10। तो 3/10 का मतलब होता है 13/10, 13 दूनी 26, 26,000 रुपए इस सवाल का आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं है। अगला देखिए भी सवाल आपकी स्क्रीन पर, अगला फिर से नजर आ रहा है, क्या कह रहा है जरा देखिए। कह रहा है कि कोई निश्चित धनराशि 3 वर्षों में 6,560 रुपए और 4 वर्षों में 7,216 रुपए हो जाते हैं, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। जब वर्ष 3 हुए तो राशि होगी जी 6,560, और जब वर्ष 4 हुए तो राशि होगी जी 7,216। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, आपको इनका अंतर लेना है। यानी सीधा सूत्र है 7,216 माइनस 6,560 बटे जो पहले राशि है वो बटे में आ जाएगी 6,560, और गुणा में क्या आएगा दोस्तों? यहां पे टोटल प्रतिशत निकालते तो क्या लगाएंगे? 100 लगाएंगे। प्रतिशत निकालेंगे तो क्या लगाएंगे? जो 100। ये करेंगे भाई, चौथे वर्ष इतनी हुई, तीसरे वर्ष, इनका तो अंतर लेंगे। बटे में शुरुआती कीमत कितनी थी वो, प्रतिशत निकाल दें तो गुणा में क्या करेंगे? 100 करेंगे। कैलकुलेट करेंगे तो 10% इस सवाल का आंसर 10% ही आएगा ना? हाँ जी, 10% आएगा। ठीक है, चलिए सिंपल सा तरीका मैंने बता दिया है, अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। इस प्रकार के जब भी सवाल आएंगे, 2 वर्षों में इतनी हो गई, 2 में इतनी हो गई, 3 में इतनी हो गई,
3 में इतनी हो गई, 4 में इतनी होगी, 4 वर्षों में इतनी होगी, 5 वर्षों में इतनी होगी। इसका एक ही तरीका है, जो आखिरी वर्ष जो संख्या दे रखी है उससे घटाएंगे जस्ट पिछले वाली और बटे में पिछले वाली गुणा में 100। ठीक है, अगला देखो भाई, किसी घोड़े को एक लाठ से रस्सी से बांध दिया गया। लाठ का मतलब खुट्टा। यदि घोड़ा रस्सी को खिंची रखते हुए वृत्ताकार पाथ पर घूमता है। भाई घोड़े को यहां बांध रखा था हमने इस रस्सी से इतना, तो ये क्या क्या वृत्ताकार पाथ में घूमता रहा। अच्छा जी, और वृत्त के केंद्र पर ट्रेस करते हुए 72 डिग्री ट्रेस करते हुए 88 मीटर तय कर लेता है। 72 डिग्री ट्रेस करते हुए 88 मीटर तय कर लेते हैं। इसका मतलब क्या है, वृत्त की परिधि 2 पाई r प्लस में 72 डिग्री, टोटल कितना है जी 360, बराबर कितना है 88 मीटर। कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आपका आ जाएगा यहां पे 70 मीटर। ठीक है, 2/22/7 गुणा में r तो आपको निकालना है, प्लस में 72, तो यहां पे 12 6 की 72, 12 3 7, 1/5 आ जाएगा, प्लस में 88, आंसर r का मान आएगा 70 मीटर। ठीक है, यही आपसे पूछा है। और r क्या है, रस्सी की लंबाई, ये लंबाई आपसे पूछिए r। ठीक है, चलिए लेते हैं आज की इस क्लास का आखिरी सवाल। कह रहा है कि ए बी सी किसी कार्य को क्रम से 20, 40 और 80 दिन में करते हैं। भाई ए करता है 20 दिन में, बी करता है 40 दिन में, सी करता है 80 दिन में। तो पहले तो टोटल वर्क कितना होगा 80, ये तो आप जानते हैं 20 100 80, 40 दूनी 80, 80 कम एक कम। ठीक है भाई, अब देखो क्या कह रहा है कि कार्य यहां से शुरू हुआ यहां पे खत्म हो गया। ठीक है भाई, कार्य यहां से शुरू हुआ यहां पे खत्म हो गया। अच्छा जी, ए और बी कार्य पूरा होने से 8 दिन और 14 दिन पहले कार्य छोड़ दिया, यानी ए ने तो छोड़ा जी 8 दिन पहले और बी छोड़ गया जी 14 दिन पहले। एक बात बताइए, पहले काम कौन छोड़ के गया जी, बी काम छोड़ के गया जी 14 दिन पहले और ए ने काम छोड़ा है जी 8 दिन पहले। तो पहली चीज तो ये कि आखिरी के 8 दिन किसने काम किया, सी ने। सी जो है एक दिन में काम करता है, 8 दिन में कितना काम किया होगा, 8 कार्य किए होंगे। यहां तक कोई दिक्कत? भाई जब ए और बी दोनों ही छोड़ गए तो आखिरी 8 दिन में किसने काम किया, सी ने। सी एक दिन में एक काम कर सकता, तो 8 दिन में कितने काम किए होंगे, 8। अच्छा जी, बी गया है 14 दिन पहले, सी ए गया है 8 दिन पहले, तो 6 दिन ए और सी ने मिलकर काम किया होगा। ए और सी ने कितने दिन काम किया होगा जी, बीच के 6 दिन। 6 दिन में एक दिन में काम कर सकते हैं 5, 6 दिन में क्या होगा 30 काम। ठीक है, 30 और 8 38, टोटल काम है जी 80 का, 38 काम हो चुके हैं। ठीक है, 80 माइनस 38 करेंगे, 80 माइनस 38 करेंगे, कहीं गलत कर दिया क्या हमने? अच्छा देखो, 30 और 8 38 काम हो गए, तो 80 में से 38 घटाएंगे, कितना बचेगा जी 2 और 42। 42 काम इन्होंने तीनों ने मिलकर किए होंगे, तो तीनों का काम है जी 7, तो 7 6 की 42, 6 6 12 और 8 20, टोटल काम करने में कितना टाइम लगा होगा, 20 दिन का। ठीक है, टोटल काम कितने दिन में खत्म होगा, 20 दिन में। ठीक है भाई, तो ये इस साल का आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। तो ये थे आज के हमारे 25 क्वेश्चन। मैंने बहुत कम टाइम में इनको समझाने की आपको कोशिश की है। ठीक है, जो भी आपका फीडबैक है, सर जी आपने स्लो पढ़ाया या फास्ट पढ़ाया, जो भी आपको लगता है वो हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। और अगर आपको हमारी ये मेहनत, हमारा ये प्रयास पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके हौसला अफजाई जरूर करेंगे। और अगर आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं, इसी प्रकार डेली बेसिस पे आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय, गुड नाइट।